हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्थ। तो अपने 9th क्लास में वर्थ के बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो वर्थ क्या होता है। वर्थ की डेफिनेशन क्या है। वृत्त एक तल में एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये तो थी डेफिनेशन जो अपनी 9th क्लास में देखिए। अब इसको समझते हैं। देखो है क्या, कोई तल है, मान लो ये बोर्ड है, ये तल है, इस तल में एक बिंदु है, मान लेता हूं ये बिंदु कोई है O। इस बिंदु से समान दूरी पर, मान लो इस बिंदु से 3 सेमी दूर मैं बिंदु ले रहा हूं, तो इस बिंदु से 3 सेमी दूर बिंदु लूंगा मैं, वो चारों तरफ होंगे इसके। देखो चारों तरफ इस बिंदु से 3 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु क्या होंगे, इसके चारों तरफ होंगे, है ना। और इन बिंदुओं को मैं अगर मैं आपस में मिला दूं, जो ये जो समूह बना गोलाकार दिख रहा है आपको, देखने में कैसी आकृति मिली मुझे, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दूं तो ये वाली जो आकृति मुझे मिली, ये क्या कहलाती है, एक वृत्त कहलाती है। इस बिंदु से समान दूरी पर, मतलब कितनी दूरी ली मैंने भी, अब इस एग्जाम्पल में मैंने कितनी दूरी दी, 3 सेमी दूरी ली, 3 सेमी दूरी ली, 3 सेमी दूरी ली, और ये 3 सेमी दूरी ली, है ना। ये वृत्त कहलाता है। अब इसमें एक तल में जो ये बिंदु लिया ना मैंने, ये वाला जो बिंदु लिया, एक बिंदु जो लिया, ये जो निश्चित बिंदु लिया O, ये क्या कहलाता है, केंद्र। केंद्र क्या है, O है। समान दूरी, जो समान दूरी ली, वो वाली जो दूरी ले रहा हूं मैं, जो भी दूरी है वो क्या कहलाती है, ये वाली जो है ये तो है त्रिज्या, और ये क्या है, केंद्र। मतलब केंद्र क्या है इसका, O, और त्रिज्या कितनी है, समान दूरी। मतलब इस एग्जांपल में समान दूरी मैंने कितनी ली थी, 3, तो इस एग्जांपल में वृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी है, 3 है। और ये जो आकृति बनी है क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। ठीक है, ये अपनी वृत्त की क्या है डेफिनेशन, कि एक तल में एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, वृत्त। और आपको पता है कि एक तल में कोई बिंदु लेके उससे 3 सेमी दूरी या 4 सेमी दूरी या 5 सेमी, जो भी एग्जाम्पल है, दूरी पर स्थित बिंदु लूंगा तो उसके चारों तरफ होंगे 4-4 सेमी पे, 5 लूंगा तो 5-5 सेमी पे, तो जो आकृति मुझे उन बिंदुओं का जो समूह मिलेगा, उनको इकट्ठा करने पे जो आकृति मिलेगी वो वृत्त कहलाती है। ठीक है, तो आपने देखा था कि केंद्र है, ये जो केंद्र है, अब इस समान बिंदु को मैं अब क्या नाम दिया, केंद्र। ये जो केंद्र है वृत्त के अंदर होता है ना। और वृत्त की त्रिज्या क्या रहती है, समान रहती है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या रहती है, समान। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। ये अपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर एक तल में मैं एक वृत्त और एक रेखा खींचूं, एक तल में मैं एक वृत्त और एक रेखा खींचूं, तो क्या क्या स्थितियां हो सकती है। देखो क्या पढ़ने वाले अपन, एक तल में एक वृत्त व एक रेखा की स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। देखो मान लेते हैं फर्स्ट स्थिति में मैंने क्या लिया कि एक तल है, इस तल में मैंने एक तो वृत्त खींचा, ये वो केंद्र वाला, ये क्या है वृत्त, और ये रेखा खींच दी है ना, जो दूर से जा रही है। इस वृत्त को क्या जा रही है, दूर से जा रही है। ठीक है, एक तल है, इस तल में एक रेखा खींची, एक वृत्त खींचा और एक रेखा खींची। रेखा का मतलब, एक बात ध्यान रखना, रेखा का मतलब क्या, दोनों तरफ अनंत तक जाएगी। दोनों तरफ तीर के निशान है ना, दोनों तरफ। एक होती है रेखा खंड, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, इधर भी खत्म होगी, आगे नहीं बढ़ेगी ना, यहीं तक रुकेगी। एक होती है किरण, वो एक तरफ जाती है, ये किरण है, ये रेखा खंड है, और ये क्या है, रेखा। ये रेखा है। रेखा का मतलब क्या है, दोनों तरफ अनंत तक जाएगी। और रेखा खंड का मतलब क्या है, जिसके 2 अंत बिंदु होंगे, जहाँ पे बस यहीं तक रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, आगे पीछे किधर भी। और किरण का मतलब क्या है, एक साइड बढ़ेगी ना। तो अभी अपन एक तल में एक रेखा और एक किरण, एक वृत्त की बात करें, तो पहली स्थिति में मैंने क्या किया, एक वृत्त लिया और उससे दूर एक रेखा गुजार दी। दूसरी स्थिति में मैंने क्या किया, एक वृत्त लिया वो केंद्र वाला और एक रेखा ली जो इसको काटते हुए जा रही है, ये सेकंड स्थिति है। और तीसरी स्थिति में मैंने क्या किया, एक वृत्त लिया वो केंद्र वाला, केंद्र हमेशा वृत्त के केंद्र को अपन क्या मानते हैं, ओ मानते हैं,
और एक रेखा खींची जो वर्त को क्या करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है, छू के जा रही है। इस बिंदु पे मान लेते हैं, पी पे क्या कर रही है, छू के जा रही है ना। इसके अलावा और कोई चौथी स्थिति नहीं बचती। एक तल की बात कर रहा हूँ, एक तल मतलब 2D में, या जैसे वो बोर्ड पे एक वर्त और एक रेखा खींचो तो दो स्थितियां बनती है ना। कोई बच्चा बोलता है सर ये भी तो सर रेखा, तो देखो वर्त से दूरी तो जा रही है, यही स्थिति है, उस रेखा को घुमा के रख दिया। कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है, बोल सर ये वाली स्थिति है ना, ये देखो ये वाली स्थिति है जो ना तो ये न स्पर्श कर रही, न काट रही और न दूर से जा रही, अंदर है। तो मैंने अभी भी आपको जस्ट अभी भी बताया कि रेखा का मतलब क्या है, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाना। और इसको मैं दोनों तरफ जब अनंत तक बढ़ाऊंगा तो ये कौन सा रूप धारण कर लेती है, ये जो स्थिति है कौन सा रूप धारण कर लेगी, सेकंड स्थिति है ये ना। तो इसको बोलते क्या है ना, इन तीनों स्थितियों में क्या क्या है, ये देखो। फर्स्ट स्थिति जो है वर्त से दूर से जा रही रेखा, इसको बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा जो वर्त के दूर से जा रही है। दूसरी स्थिति में है ये जो रेखा है, ये जो रेखा मान लेता हूं, रेखा एल नाम दे दिया इस रेखा को, इसको भी एल नाम, एम दे देता हूं, है ना, एम है और ये एन है। ठीक है, इस सेकंड स्थिति में जो रेखा एम है वो इस वर्त की क्या है, छेदक रेखा है। क्या है, छेदक रेखा, जिसने वर्त में छेद कर दिया, दो बिंदु पे क्या कर दिया, छेद कर दिया। और वर्त को कितने बिंदु पर छू रही है, ये दो बिंदु पर, वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, छेदक रेखा वर्त को, ये वाली जो रेखा है छेदक रेखा वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, और ये जो रेखा है ये वर्त को क्या करती है, छू के जा रही है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर, बोल सर यहाँ तो बहुत सारे बिंदु हैं, ये तो देखो हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो रियल कंडीशन है वो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो थोड़ा वर्त मेरा एकदम गोल नहीं है ना, तो इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो आप नोट में याद रखेंगे कि स्पर्श रेखा जो है वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब अपन इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वर्त की स्पर्श रेखा के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो होती क्या है, ये स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करी है, एक बिंदु पर। जहां पर ये जो स्पर्श रेखा वर्त को स्पर्श करती है, जो बिंदु P है, ये क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये वर्त का क्या है, स्पर्श बिंदु। मतलब स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। मतलब उभयनिष्ठ क्या है, जो रेखा पर भी है और वर्त पर भी है ना, ऐसा बिंदु जो इस रेखा पर भी है और इस वर्त पर भी है, वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। बोले सर ये दो बिंदु है, ये स्पर्श रेखा नहीं है, अपन ने किसकी बात की, स्पर्श बिंदु की। मतलब स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये तो छेदक रेखा है ना, ये स्पर्श बिंदु नहीं है, तो छेदन करने वाले बिंदु, दो बिंदु है ना। तो इसमें ये थी, बढ़ते हमने आगे टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये जो बातें मैंने लिखवाई हैं ये नोट करें। तो इस चैप्टर नंबर 10 में पहली पर में है कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या प्रूफ करना है, देखो कोई वर्त है, उसकी कोई स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से कोई त्रिज्या जा रही है, तो आपको सिद्ध करना है कि उस स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा है वो दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत हैं। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ में अपन देखो थ्योरम का जो प्रूफ अपन को करना होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं। देखो पहला क्या स्टेप होता है, दिया है कुछ तो वो लिखते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में अपन को क्या सिद्ध करना, क्या लिखना होता है, जो हमें सिद्ध करना है वो लिखना है। और तीसरे स्टेप में कोई रचना का पार्ट है तो वो लिखो ना। तो अभी इसमें पहले दे क्या रखा, देखो वर्त की कोई वर्त दे दिया और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा दे दी, तो ये बात दे दी है ना। पहले चित्र बना लेते हैं कि ओ केंद्र वाला एक वर्त है, वर्त के केंद्र को हमेशा ही अपन ओ मानेंगे। इसके बिंदु P पर मैं मान लेता हूं, इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, ये B, A और B, ये बात आपको दे दी। और स्पर्श बिंदु से एक क्या दे दी,
त्रिज्या दे दी, ये दे दी है ना, दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा AB है तथा OP त्रिज्या है। ठीक है, ये बात तो अपन को दे दी कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके एक बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा AB है और OP एक क्या है, त्रिज्या है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि OP लंब है AB पर, है ना। AB को इस OP पर लंब सिद्ध करना था। देखो दो अगर रेखाएं मान लेता हूं, ये L रेखा है, ये M रेखा एक दूसरे के लंबवत है, तो इसको मैं दोनों बातें लिखता हूं। L लंब है किस पर, M पर, और M लंब है किस पर, L पर। तो एक ही बात है, ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है। दो रेखाएं अगर 90 डिग्री के कोण पे हैं तो दोनों एक दूसरे पे क्या होती हैं, लंब होती हैं, लंबवत होती हैं, 90 डिग्री के कोण पे होती हैं। ठीक है, तो मेरे को AB को OP पे लंब सिद्ध करना था, तो मैं क्या बात कर दूंगा, OP को AB पर लंब सिद्ध कर दूंगा। एक ही बात है, दोनों बातें प्रूफ हो जाएंगी, जो चीज अपन को प्रूफ करनी है हो जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, अब इसको प्रूफ करने के लिए इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा, कुछ मैथ में ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आपको दिमाग में सोचना है ना। इसमें स्टेटमेंट है, मैंने क्या किया प्रूफ में, प्रूफ में मैंने क्या किया, माना रेखा AB पर बिंदु P के अलावा अन्य बिंदु क्या है, Q है। अब AB पर P के अलावा एक और बिंदु ले लिया, मैं मान लेता हूं ये ले लिया Q है, इधर ले लो, ये ले लिया Q है। ठीक है, ये Q है, ठीक है, और O को ठीक है, Q है तथा अब देखो, अब Q है तथा O को Q से मिलाया। ये मैंने मान लिया कि रेखा AB पर P के अलावा कोई और बिंदु Q और O को Q से क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। O से लेके P तक तो ये वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या से ज़्यादा जो भी दूरी लूँगा मैं, त्रिज्या से ज़्यादा दूरी लूँगा, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वृत्त के बाहर चली जाएंगी। मतलब O Q जो है वृत्त के बाहर, इसका उल्टा भी है। देखो, त्रिज्या से ज़्यादा दूरी लूँगा, केंद्र से नाप के मैं दूरी त्रिज्या से ज़्यादा लूँगा तो केंद्र से वृत्त के बाहर चला जाएगा। और अगर कोई बाहर बिंदु है वृत्त के, तो उसकी केंद्र से जो दूरी है वृत्त की त्रिज्या से क्या है, ज़्यादा है। तो देखो वही बात मैं स्टेटमेंट लिखना रहा हूँ, बिंदु Q की P के अलावा किसी भी स्थिति के लिए OP जो है छोटी है हमेशा OQ से। मैंने क्या लिखा, Q की P के अलावा, मतलब Q जो है P पे नहीं होना चाहिए और AB पे कहीं भी हो, Q के अलावा किसी भी स्थिति के लिए AB पर, यहाँ लिखना आपको, अलावा AB पर किसी भी स्थिति के लिए AB पर मैंने क्या किया, Q को AB पर लेना है और P के अलावा कहीं भी ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, P पे नहीं लेना, यहाँ कहीं भी ले लूँ ना, के लिए क्या होगा, OP हमेशा क्या होगी, OQ से क्या होगी, छोटी। क्योंकि Q वृत्त के बाहर होगा। P के अलावा जो भी बिंदु इस रेखा AB पर लूंगा, Q जो है वो सभी स्थितियों के लिए Q क्या होगा, वृत्त के बाहर होगा। अतः OP रेखा AB पर किसी भी
बिंदु के लिए न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है मतलब ओपी जो है ए बी पर पी के अलावा किसी भी बिंदु के लिए ओपी जो है वो क्या क्या है, न्यूनतम दूरी है। और आपको पता है न्यूनतम दूरी कौन सी होती है, लंबवत दूरी होती है ना। मैं यहाँ से चल के इस कैमरे के पास आऊँ तो यहाँ से एकदम सीधा 90 डिग्री के कोण पे आऊँगा, वो न्यूनतम दूरी है। यूँ नहीं कि मैं इधर जाके यूँ आऊँ या इधर जाके फिर यूँ आऊँ ना। न्यूनतम दूरी कौन सी होती है, लंबवत दूरी होती है। इसलिए ओपी क्या हो गया, लंब हो गया किस पर, ए बी पर। और इसमें कारण दे दो क्योंकि न्यूनतम दूरी लंबवत होती है। न्यूनतम दूरी कैसे होती है, लंबवत होती है ना। अब अपन ये प्रमेय प्रूफ कर दी। अब आगे जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन मानेंगे प्रमेय 10.1 से अपन ने जो प्रूफ किया है ये मानेंगे कि, मानेंगे नहीं है, होता ही है, मान होगा। क्या होगा कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि प्रमेय 10.1 में अपन ने ये बात प्रूफ कर दी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इस प्रमेय से एक और बात निकल के आई कि वर्त के किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि उस बिंदु पर एक ही 90 डिग्री कोण बनेगा ना। दूसरी स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। तो अपने सामने एक नोट में एक बात आई सामने, क्या आई कि वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं खींची जा सकती। वर्त पर कोई बिंदु ले लूंगा, कोई भी बिंदु ले लूँ, इस बिंदु मान लो ए ले लिया तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। यहाँ मैं आर ले लूँ तो एक स्पर्श रेखा ना। वर्त पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से होती हुई वर्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है, बढ़ते अपनी एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो प्रश्नावली 10.1 कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसमें पहला प्रश्न है कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, है ना। 4 प्रश्न है, नॉर्मली इजी से क्वेश्चन तो करने तो ही। देखो अब इसका पहला क्वेश्चन का आंसर देखो। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा है तो छोटा सा क्वेश्चन है तो पीछे से आंसर देखा और टिका दिया ना। समझते हैं अपन, है ना, समझते हैं, समझ के करेंगे तो आपके दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। उसने बोला एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी जस्ट आप ये अपन ने पढ़ा कि एक वर्त पर स्थित बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप देखो एक वर्त पर स्थित बिंदु पर अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वर्त पर अपन कितने बिंदु ले सकते हैं, बताओ कितने बिंदु ले सकते हैं। और जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। समझो आप, वर्त पर स्थित बिंदु पर अपन एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब आप सोचो तो वर्त पर अपन जितने बिंदु लेंगे उतनी ही स्पर्श रेखाएं होंगी। और आपको पता है वृत्त पर अपन कितने बिंदु ले सकते हैं, यहाँ उसकी परिधि पर कितने बिंदु ले सकते हैं, अनंत बिंदु ले सकते हैं। तो जितने बिंदु उतनी ही स्पर्श रेखाएं। तो आपको इसका आंसर मिला कि एक वर्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत। क्यों अनंत, क्यों, क्योंकि वर्त पर अपन अनेक बिंदु ले सकते हैं, अनंत बिंदु ले सकते हैं, और अनंत जितनी बिंदु ले सकते हैं उतनी उसकी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं, क्योंकि वर्त पर स्थित बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका आपको आंसर मिला। आंसर में अपन ने लिखा अनंत। लिखना इतना ही है पर समझ गया ना, आपको पता चल गया कि जितने बिंदु ले सकते हैं उतनी स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इनको भी समझ के करते हैं। देखो पहला क्या है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जो है, पहले का देखो रीजन यहाँ पे है, ये वर्त है, उसकी ये स्पर्श रेखा है, क्या है ये, मान लेता हूँ ये स्पर्श रेखा खींचनी, ये स्पर्श रेखा है। तो आपको पता है वर्त की स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही बिंदु पर। तो इसका आंसर क्या है, 1। दूसरा क्या है, वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खालिस्तान कहलाती है। ये वाली 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है, छेदक रेखा। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है। थर्ड नंबर क्या है, एक वर्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।
तीसरे का रीजन ये देखो, एक वृत्त की समांतर कितनी हो सकती है? देखो समांतर तो 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। कई बच्चे तर्क देते हैं 2 होती हैं वैसे, देखो समांतर 2 होती हैं, पर कई बच्चे तर्क देते हैं सर ये भी तो समांतर है, ये भी तो दोनों आपस में समांतर है ना। आपस में समांतर हैं ये 2 समांतर हैं, ये 2 समांतर हैं, ये 2 समांतर हैं, आपस में तो 2 ही है ना, 2 से ज्यादा थोड़ी है कि 3 रेखाएं हैं जो आपस में समांतर होकर 3 हो रही है और वृत्त को स्पर्श करी है। 3 होंगी नहीं, तीसरी रेखा अगर मैं खींचूंगा तो वो छेदक रेखा हो जाएगी। तो एक वृत्त की समांतर कितनी होंगी? सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं होंगी, है ना। तो कितनी? एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, 5 सेमी त्रिज्या का कोई बिंदु है, उस पर कोई बिंदु वृत्त है, 5 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है, उस पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। तो सिद्ध करो PQ की, तो सिद्ध करो क्या? तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है मुझे और इन 4 ऑप्शन में से मेरे को चेक करना है कि कितनी है ना। सीधा नहीं है, आप देखो कि आंसर से देखा और टिक कर दिया कि ये 12 13 जो भी है ना। करते हैं इसको, देखो आंसर में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर से 2 नंबर के कम से कम। ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का। तो डायग्राम बनाते हैं फिर समझ में आएगा ना। कच्चा डायग्राम, 5 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है और ये O उसका क्या है? केंद्र है। केंद्र को हमेशा O से लिखेंगे। इस पर एक बिंदु P है, ये P है। 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहां से एक स्पर्श रेखा है, मान लेते हूं ये PQ है, PQ, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। त्रिज्या तो 5 सेमी, त्रिज्या तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है ये त्रिज्या है, जो कितनी दे रखी है? 5 सेमी। एक स्पर्श रेखा है PQ, ठीक है, PQ है स्पर्श रेखा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, यहाँ केंद्र O से एक कोई रेखा जा रही है, जा रही किधर है अभी मुझे पता नहीं, इधर जा रही है, इधर जा रही है, किधर जा रही है, ठीक है, अभी पता नहीं, आगे पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, हाँ मतलब केंद्र से O से जा रही रेखा और Q पर मिलती है, तो मतलब यूं मिल रही है, इस प्रकार मिल रही है कि OQ बराबर 12 सेमी। OQ कितना आया? 12 सेमी। तो मुझे PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। और जस्ट अभी अपन ने प्रमेय 10.1 की है। अपन ने प्रमेय में क्या देखा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसमें करेंगे, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या व स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या व स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। लंबवत होती ना तो 90 डिग्री कोण है ना। अभी मैंने लिखा कि स्पर्श रेखा व स्पर्श, सीधा त्रिज्या लिखा, तो फिर मैंने त्रिज्या को उठाया, क्या किया? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। तो बोले सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है ना। ये स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर ये वाली त्रिज्या जा रही है, इसके बीच में ये वाला कोण 90 डिग्री का है। अगर मैं स्पर्श बिंदु को यहाँ मेंशन नहीं करता तो आप बोलते सर, रीजन दे सकते थे कि सर यहाँ भी त्रिज्या खींचूं तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण कहाँ पे है ना। तो आपने एकदम स्पष्ट कर दिया कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या में आप जैसे यूं भी तर्क दे सकते थे कि ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र है और ये त्रिज्या है। सिर्फ मैं यूं लिखता कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण है, तो आप बोलते सर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण कहाँ है? मैंने क्या किया कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। ये बात मैंने आपको बताई, तो वो बात यहाँ पे क्या होगी? लागू होगी, ठीक है। तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण है।
ठीक है, तो ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री का अपन ने प्रूफ किया था और वो प्रमेय अपन ने लिख दी। कथन अपन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यूं लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से, वो भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा लिखोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। इतनी सारी प्रमेय, थेल्स प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय अपन ने इतनी प्रूफ की 6 के चैप्टर में, सारों का क्रम थोड़ी ना याद रखोगे, 6 कितने नंबर ना, तो उनके कथन याद रखोगे। कथन क्या कहता है, तो इसका कथन क्या कहता है कि वर्त की स्पर्श रेखा 10.1 का प्रमेय का कथन क्या कह रहा है कि वर्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। तो आपको समझना है यहाँ पे, इसके भी रट्टा नहीं मारने कि कथन का रट्टा मारने लग जाओ ना। कथन समझ के आपको दिमाग में रखना है, हाँ कि प्रमेय वास्तव में क्या क्या रही है ना, और यूं क्रम याद नहीं रखना कि 10.1 वो है ना। हाँ, तो आपने देखा कि वर्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें क्या लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे दे और तीसरी भुजा पूछ ले तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण कौन होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण मतलब OQ का स्क्वायर बराबर आधार और लंब चेंज होते रहते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। आधार कौन मान लेता हूं मैं OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अभी त्रिकोणमिति अपन ने चेंज की थी, त्रिकोणमिति चेंज करी थी अपन ने, तो अपन ने देखा था कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के लिए लंब और आधार फिक्स रहते हैं ना, जो भी न्यून कोण की बात करें। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में जब अपन मान रखते हैं लंब और आधार का, तो कोई सा भी लंब मान लो, कोई सा भी आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण फिक्स है। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, बाकी जो दो भुजाएं बच गई, एक आधार मान लो, एक लंब मान लो, ऊंचाई मान लो, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति में अपन ने देखा था कि जो कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब है, वो फिक्स है उसमें, है ना, उसमें अपनी मर्जी से लंब और आधार नहीं मान सकते, इसमें मान सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें आपके पास जो जो मान है रख दो। OQ का मान है क्या, हाँ है, कितना 12 का स्क्वायर बराबर OP का मान है क्या, हाँ है 5 का स्क्वायर प्लस PQ का मान मुझे ज्ञात करना है, तो PQ का स्क्वायर 12 की स्क्वायर 144 बराबर 5 की स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर। मुझे PQ का मान चाहिए, तो ये इधर 25 प्लस में आएगा तो माइनस में 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। 144 में से 25 गए तो 14 में से 5 गए तो 9, 3 में से 2 गया तो 1 और 1, तो PQ का स्क्वायर बराबर कितना है 119। तो PQ बराबर अंडर रूट में 119 सेमी, यहाँ पे आके मुझे पता चला कि PQ अंडर रूट 19 है 100, तो मुझे पता चला कौन सा ऑप्शन सही है, इसलिए डी क्या है उत्तर है। हमारा उत्तर क्या है, डी ऑप्शन जो है आंसर है ना। टिक देख के सीधा टिक कर देते तो अपन को रट्टा मारना पड़ता है, याद ऐसा है ना। गणित में कुछ भी देख के पीछे आंसर में मत जाया करो, आंसर अपना निकाल के बाद में चेक किया करो, जैसे अपन अभी कर रहे हैं ना। अपन आंसर निकालेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि सही है या गलत है। सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलती ढूंढेंगे। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 डी हाँ बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वृत्त खींचिए। रचना का पार्ट सा है ये, है ना। वैसे तो रचना वाले पार्ट में अपन अच्छे से और दोबारा से बता देंगे इसको, लेकिन यहाँ सीधा अपन बता देता हूँ मैं। सीधा प्रकार की और पेंसिल की इसमें जरूरत पड़ेगी, मैं सीधा बोर्ड पे आपको मैन्युअली बता देता हूँ आपको करना कैसे। देखो, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, छेदक रेखा हो। तो आपको करना क्या है, रचना का पार्ट देखो कैसे करेंगे। एक वृत्त दे दिया और एक स्पर्श रेखा दे दी, एक वृत्त दे दिया आपको ये वो केंद्र वाला, और एक रेखा दे दी, ये यहाँ दे दी, मान लो कहीं भी मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, कहीं मैं मान रहा हूँ यहाँ पे दे दी, ये दे दी रेखा, है ना, मान लेते हो रेखा है। अब इस रेखा के समांतर मुझे दो रेखाएं खींचनी है। इस रेखा L के समांतर मुझे दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनमें से एक रेखा तो इस वृत्त को स्पर्श करे और दूसरी रेखा वृत्त की क्या हो, छेदक रेखा हो। तो देखो कैसे करेंगे।
आपको करना क्या है, रचना वाले पार्ट में देखेंगे, करना क्या है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार को इस रेखा से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के चाप कटवा देंगे, कटवाया, यहाँ पे केंद्र पे नोक रख के प्रकार की, और रेखा से, यहाँ रेखा है कम भी नहीं खोलना, तो रेखा से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के एक चाप यूँ कटवाया, देखो यूँ काट देगा वो। फिर इन दोनों कटान बिंदुओं से आगे की तरफ यहाँ पे नोक रख के आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप इधर, वो को चाप इधर काटा, और इस कटान बिंदु को मैंने यहाँ केंद्र से मिलाया। तो ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री की बाहर स्थित बिंदु से मैंने इस पे लंब डाल दिया इस रेखा के। अब क्या करना है, यहाँ जहाँ पे स्पर्श रेखा मेरे को खींचनी है, यहाँ पे आप 90 डिग्री कोण बना दोगे। तो ये वाली तो रेखा आएगी, मान लेता हूँ M। कैसे किया, यहाँ पे वर्त और इस रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु है वहाँ पे आपने नोक रख के यूँ चाप काटा और 90 डिग्री कोण बनाना था ना आपको, यूँ बनाया और उसको मिलाया, तो M रेखा तो होगी इसकी स्पर्श रेखा जो L के समांतर है। एक अंदर बिंदु ले लो कहीं भी, इस पे मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ P है, ये Q है, ये R है, एक बिंदु अंदर ले लिया R, और R पे भी एक 90 डिग्री कोण बना दिया आपने। और ये वाली जो रेखा है मान लेता हूँ, ये नाम है N है, इसका नाम N। तो N जो रेखा है वो N और M और N दोनों L के क्या है, समांतर है। बोले सर समांतर क्यों है, क्योंकि समांतर होती हैं और छेद एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो संगत कोण बराबर, देखो ये 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का, संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो आपने क्या किया, एक वर्त दे रखा था आपको और एक रेखा दे रखी थी जो वर्त के बाहर है, आपने क्या किया, उस दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींची जिनमें से एक तो वर्त को स्पर्श कर रही थी, दूसरी वर्त को छेदक थी, दूसरी वर्त की छेदक रेखा थी। कैसे किया, वापिस से रिपीट कर देता हूँ, उस रेखा से थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार खोल के केंद्र पे नोक रख के एक चाप काटा, यहाँ से दोनों कटान बिंदु से ऊपर की तरफ दो चाप काट के इस कटान बिंदु को, दोनों चाप जो कट रहे हैं इसको स्केल लेके केंद्र से मिलाया, तो इसने वर्त को इस बिंदु पे काटा है ना, इस बिंदु पे एक तो वर्त को काटा जहाँ पे मैंने 90 डिग्री कोण बनाया P पे, तो ये जो रेखा M थी वो L के समांतर है और वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। और एक बिंदु अंदर लेके, उसी रेखा पर अंदर बिंदु लेके एक 90 डिग्री कोण बनाया और एक रेखा N प्राप्त की जो L के समांतर है और वर्त की क्या है, छेदक रेखा। देख लो छेदक रेखा कैसे, क्योंकि वर्त को ये दो बिंदुओं पे छेद करिए, प्रतिछेद करिए, स्पर्श करिए, ठीक है। ये स्पर्श रेखा क्योंकि वर्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करिए। ये रचना का पार्ट था। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं 10.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।